आज हम जानेंगे बिहार का सामान्य परिचय। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बिहार का जो नामांकन हुआ था, ये 12वीं सदी से हुआ था। किसके कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा? तो बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण। ओके, अब देखिएगा, बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात बोलेंगे तो बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है ये उत्तर से पूर्व है। उत्तर से पूर्व मतलब कि पूरा भारत ही उत्तर पूर्व में स्थित है। तो भारत के अंदर ही तो बिहार आते हैं ना। तो बिहार भी कहाँ होंगे? उत्तर पूर्व में ही स्थित होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है बिहार की? मतलब कि उत्तर कौन हो गया? ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो ऊपर से नीचे की लंबाई कितनी है बिहार की? तो क्या बोलेंगे? 345 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर बिहार की। ओके, अब देखिएगा, पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई, मतलब ऐसे पूरब पश्चिम की कुल लंबाई के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूछेगा तो 345 किलोमीटर, पूरब पश्चिम पूछेगा तो कितना बोलेंगे बिहार की लंबाई? तो आप बोलेंगे 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है? तो 20 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश की बात बोलेंगे तो ठीक है। और यह जो है अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी तक जो है ये अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। मतलब कि 24 से 27 आप ऐसे बोल सकते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी तक जो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। ओके, अब देखिएगा आगे, देशांतरीय विस्तार की बात बोलेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो है वह कितना है? तो वह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 27 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी तक जो है ये देशांतरीय विस्तार है बिहार का। ठीक है, देशांतरीय विस्तार, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा। ओके, अब देखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे कि भारत के कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बिहार का कितना क्षेत्रफल है? तो आप क्या बोलेंगे? 2.86%। 2.86% जो है बिहार की क्षेत्रफल है भारत के अकॉर्डिंग। ओके, अब समझिएगा, भारत का 12वां राज्य कौन पड़ता है? तो बिहार ही पड़ते हैं। ठीक है, बिहार जो है भारत का 12वां राज्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनसंख्या में पूछ लिया कि बिहार कितने नंबर पे आते हैं? तो बिहार तीसरा नंबर पे आते हैं जनसंख्या में बिहार का स्थान कहाँ है? तो तीसरा है। पहला स्थान पे यूपी आते हैं, ठीक है, और तीसरा स्थान पे बिहार आते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, कुल जनसंख्या की बात बोलेंगे। बिहार में टोटल जनसंख्या कितना है? तो आप क्या बोलेंगे? टोटल जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452। क्या बोले? कुल जनसंख्या 10,40,99,452। किसके अकॉर्डिंग? 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग यह जो है बिहार की जनसंख्या है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, भारत के कुल क्षेत्रफल मतलब भारत के कुल जनसंख्या का बिहार में कितना % योगदान है? तो आप क्या बोलेंगे? 8.60%। मतलब कि भारत के कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या कितना है प्रतिशत में? तो
60%। ठीक है, मतलब 8.60%, इस तरह से बोल सकते हैं। अब समझते हैं ध्यान से, समुद्र तट की ऊंचाई, समुद्र तल से समुद्र तट की ऊंचाई में बिहार कितना फीट तक ऊंचाई पर है? तो क्या बोलेंगे? 173 फीट ऊंचाई पे है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है बिहार का? तो 173 फीट है। लेकिन अगर मीटर में पूछ लिया आपसे तो 53 मीटर। ठीक है, मीटर में निकालेंगे तो आपका 53 मीटर निकल जाएगा। तो बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है फीट में? तो 173 फीट है। मीटर में पूछेगा तो 153 मीटर। ओके, अब देखिएगा औसत वर्षा कितना होते हैं बिहार में, कितना औसतन वर्षा होती है? तो 112 सेंटीमीटर तक जो है बिहार में बारिश होती है, वर्षा होती है। ओके, अब समझते हैं आगे। पृथक बिहार बनने की घोषणा जो की गई थी, पृथक बिहार राज्य बनने की जो घोषणा की गई थी, ये कब की गई थी? यह की गई थी 1911 में। कब की गई थी? 1911 में। 12 दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उसी में बिहार को पृथक बनाने की घोषणा की गई थी, 12 दिसंबर 1911 में। ठीक है, और 1911 में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ओके, और 1911 में ही बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ये चीज भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब समझते हैं ध्यान से, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन की घोषणा कब किया गया था? बिहार उड़ीसा सहित, मतलब उड़ीसा को लेके चलना है। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन की घोषणा किया गया था। घोषणा सिर्फ हुआ है। ओके, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ओके, अब देखिए 22 मार्च यहाँ नाम आया तो 22 मार्च से क्या क्या चीज मनाते हैं हम लोग, कौन से दिवस मनाते हैं? तो पहला याद रखिएगा कि 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? जल दिवस। क्या मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। और 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। तो 22 मार्च को हम दो चीज मनाते हैं, एक जल दिवस, एक बिहार दिवस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन अब बोल रहा है। घोषणा बोलेगा तो 1900 कम मारेंगे, घोषणा बोलेगा तो 1912 मारिएगा। ठीक है, 22 मार्च 1912। लेकिन गठन बोल रहा है यहाँ पर यार, उड़ीसा, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को गठन किया गया था। ओके, अब समझते हैं ध्यान से, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुए थे, अलग प्रांत कब बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हो गए थे। और 1 अप्रैल को ही हम लोग मनाते हैं उत्पल दिवस, बिहार दिवस, और 1 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग मूर्ख दिवस भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, बिहार से झारखंड अलग होके अलग राज्य कब बन गया था? बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, अलग राज्य कब बना था? तो क्या मारेंगे आप? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गए थे और अपना राज्य बना लिया था। इसलिए हम लोग 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, और बिहार से जब झारखंड अलग हुए थे तो 46% भूभाग के साथ ये अलग हुए थे। ओके, और बिहार से जब झारखंड अलग हुए तो झारखंड कम्मा राज्य बन गया, तो 28वां राज्य बन गया। ठीक है, 28वां राज्य पूछेगा तो वो झारखंड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं बिहार के बारे में कुछ परिचय समझते हैं। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 है। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9, बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9। बिहार में कुल जिला कितना है? 38। कुल जिला कितना है? 38। ठीक है, बिहार में कुल जिला कितना है? 38 है। अब देखिएगा 38वां जिला कौन है?
38वां जिला आपसे पूछेगा कि बिहार का 38वां जिला कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरवल। बिहार का 38वां जिला अरवल है। ओके, अनुमंडल कितना है बिहार में, अनुमंडल की संख्या कितना है, तो 101। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है, 101 है। कुल प्रखंड कितना है, प्रखंड मतलब अंचल, ठीक है। कुल प्रखंड कितना है बिहार में, तो 534 प्रखंड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कुल पंचायत कितना है बिहार में, टोटल पंचायत की संख्या कितना है, तो 8067। 8067, 80 67 करके आप याद रख सकते हैं। तो 8067 कुल पंचायत है बिहार में। ओके, कुल नगर निगम कितना है, कुल नगर निगम की संख्या कितना है, तो 19। कुल नगर निगम कितना है, 19 है। और 19वां नगर निगम कौन है, तो वो सहरसा है। 19वां नगर निगम कौन सा है बिहार का, तो सहरसा है। ओके, देखिए बिहार पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ये बात हम बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन बहुत सारा गिरते हैं, ठीक है। और बीपीएससी का एग्जाम भी सितंबर में तय हो गया कि ले लेगा, इसलिए बिहार पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो है फोकस जरूर करिएगा इस पे। अब समझते आगे, कुल नगर परिषद कितना है बिहार में, तो 88। कुल नगर परिषद कितना है बिहार में, 88। कुल नगर पंचायत कितना है, तो 154। कुल नगर पंचायत बोलेगा तो 154, और कुल पंचायत पूछेगा तो 8067। कोई दिक्कत नहीं है। कुल पुलिस जिला कितना है बिहार में, तो 40। कुल पुलिस जिला कितना है बिहार में, तो 40। अब देखिएगा 38 जिला के अतिरिक्त, 38 जिला के अतिरिक्त जो है दो जो है, एक बाघा और नौगछिया पुलिस जिला बना है। दो कौन बना है, बाघा और नौगछिया पुलिस जिला बना है। ओके, तब जाके 38 हुआ। अब समझिएगा आगे, बिहार का विधानमंडल कैसा है, 2 सदनीय है कि 1 सदनीय है, तो 2 सदनीय है। बिहार का विधानमंडल कैसा है, 2 सदनीय है, मतलब विधानसभा भी है यहाँ पर और विधान परिषद भी है। ओके, टोटल कुल विधान मंडल कितना है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि बिहार का विधानमंडल जो है 2 सदनीय है, लेकिन टोटल अगर पूछ लिया कुल विधान मतलब 2 सदनीय, कुल 2 सदनीय विधानमंडल की संख्या कितना है भारत में, तो क्या बोलेंगे, 6। 6 राज्य ऐसा है जहां 2 सदनीय है, जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ओके, तो वो कौन कौन है, तो यूपी आते हैं, बिहार आते हैं, कर्नाटक आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये सब में जो है विधान परिषद की संख्या है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे, विधानसभा की कुल सीट, विधानसभा की कुल सीट कितना है बिहार में, तो 243 है। विधानसभा की कुल सीट कितना है, 243। ओके, अब समझते हैं विधान परिषद कितना है, 75 है। विधान परिषद कितना है, 75 है। कर्नाटक में विधान परिषद जो है 75 ही है, याद रखिएगा। लोकसभा सीट कितना है बिहार में, 40 है। लोकसभा सीट कितना है बिहार में, 40 है। और सबसे ज्यादा यूपी में है, 80। ओके, राज्यसभा सीट कितना है बिहार में, 16 है। राज्यसभा सीट कितना है बिहार में, 16 है। ओके, अब समझते हैं आगे, विधानसभा की कुल आरक्षित सीट कितना है बिहार में, तो 40 है। विधानसभा की कुल आरक्षित सीट कितना है बिहार में, तो 40 है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीट कितना है, तो 2 है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीट कितना है बिहार में, तो 2 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे, एससी अनुसूचित जाति के लिए सीट कितना है, तो वो 38 है। ओके, अब समझते हैं आगे, लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीट कितना है, तो वो 6 है। एससी हेतु आरक्षित सीट कितना है, तो वो 6 है। ओके, अब समझते आगे, बिहार का राजकीय प्रतीक, बिहार का राजकीय प्रतीक है, इससे क्वेश्चन गिरता ही गिरता है, इसलिए आप फोकस करिएगा। देखिए, बिहार का राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष, बिहार का नाम ही इसके पराठा तो नहीं जानेंगे, बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। ओके, बिहार का राजकीय पुष्प पूछेगा, मतलब फूल,
तो गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प पूछेगा मतलब फूल तो गेंदा। यह जो है 2013 में घोषित किया गया था कि बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा ही होगा। ओके, अब समझते हैं आगे। बिहार का राजकीय पशु बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो वह बैल है, जो कि 2013 से पहले क्या था? 2013 से पहले था। ठीक है, देखिए बिहार का राजकीय पशु बैल है, 2013 से पहले रीछ था। ठीक है, 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु क्या था? रीछ था, लेकिन 2013 में से घोषित किया गया कि बिहार का राजकीय पशु बैल होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिहार का राजकीय पक्षी पूछेगा तो गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी पूछेगा तो गोरैया, लेकिन 2013 से पहले क्या था बिहार का राजकीय पक्षी? तो फरकता था। क्या था? फरकता था। बिहार का मछली पूछ लिया, राजकीय मछली, तो मांगुर। बिहार का राजकीय मछली मांगुर। ठीक है, जो 2008 में घोषित किया गया था कि बिहार का राजकीय मछली मांगुर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी। बिहार में प्रथम जो राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो हिंदी को दिया गया है। उसके बाद दूसरा नंबर पर पूछेगा तो उर्दू। दूसरा नंबर पर बिहार का राजकीय भाषा उर्दू। अब देखिए बिहार का राजकीय गीत। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठहार। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। यह जो है बिहार का राजकीय गीत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। बिहार में जो भी सामान्य परिचय की बात बोलेंगे लगभग हम करा दिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए यह जो है बिहार स्पेशल का पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफी एक्सप्लेन कराए हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है मेरा, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है? बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये बिहार राज्य की प्रार्थना गीत है। क्या बोले? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की सीमा की चौहद्दी। बिहार की सीमा की चौहद्दी के बारे में बोलेंगे तो देखिए बिहार अगर बीच में है तो आपको बताना है कि उत्तर में कौन पड़ता है, पश्चिम में कौन राज्य आते हैं, दक्षिण में कौन सा राज्य आते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं। तो बिहार की चौहद्दी देखेंगे तो बिहार के उत्तर में कौन सा देश पड़ता है, कौन सा राज्य पड़ता है? तो याद रखिएगा कि बिहार के उत्तर में नेपाल आ जाते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल आते हैं। ओके, बिहार के दक्षिण में कौन से आते हैं राज्य? तो झारखंड आते हैं। बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य आते हैं। ओके, बिहार के पूरब में कौन आते हैं? तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल आते हैं। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल आते हैं। बिहार के पश्चिम साइड में कौन आ जाते हैं? तो बिहार के पश्चिमी साइड में उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। बिहार के पश्चिमी साइड में उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाले हैं हम लोग कि कौन से राज्य से कितने जिला सटते हैं। जैसे कि बिहार के उत्तर में पड़ता है नेपाल, तो नेपाल से कितने जिला सीमा बनाते हैं बिहार के, तो वो हम देखने वाले हैं। समझते हैं। तो बिहार के 7 जिला जो है वो नेपाल से सटते हैं। अब देखिए बिहार के दक्षिण में पड़ता है झारखंड, तो झारखंड में 8 जिला सटते हैं। ठीक है, झारखंड में कितने जिला सटते हैं बिहार के? तो 8 जिला सटते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बिहार के पूरब में पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कितने जिला सटते हैं बिहार के? तो वो 3 जिला सटते हैं। कितने जिला सटते हैं? 3 जिला सटते हैं। नेपाल में 7 जिला सटते हैं। दक्षिण में पड़ता है झारखंड, झारखंड में 8 जिला, पश्चिम बंगाल में 3 जिला और उत्तर प्रदेश में 8 जिला सीमा बनाती है बिहार की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है?
मतलब गंगा नदी अगर गुजर रही है बिहार से तो कितने जिलों से होके गुजरती है बिहार की, वो आपको बताना है। तो 12 जिलों से होके गुजरती है बिहार से। ओके, गंगा नदी बिहार से जब गुजरती है तो 12 जिले होके जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, पटना से कितना जिला सीमा साझा करती है? पटना से कितना जिला जो है सीमा साझा करती है? तो वह करती है 9 जिला। ठीक है, 9 जिला सीमा साझा करती है। अब समझते हैं आगे। देखिए, प्रमंडल एवं संबंधित जिला, प्रमंडल एवं संबंधित जिला के बारे में जानेंगे। जैसे कि सारण क्या है? प्रमंडल है। सारण क्या है? प्रमंडल है। ठीक है, तो सारण प्रमंडल है। तिरहुत क्या है? प्रमंडल है। दरभंगा क्या है? प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल है। पूर्णिया प्रमंडल है। पटना प्रमंडल है। मगध प्रमंडल है। मुंगेर प्रमंडल है। नीचे भागलपुर लिखा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा होगा, भागलपुर भी प्रमंडल है। तो वो हम जानेंगे कि कितने प्रमंडल में कितने जिला आते हैं, वो हम जानेंगे। जैसे कि सारण प्रमंडल में कितना जिला आते हैं? तो 3 जिला आते हैं। सारण प्रमंडल में कितना जिला आते हैं? 3 जिला आते हैं। ओके, तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिला आते हैं? 3 जिला आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में कितना जिला? 3 जिला आते हैं। ओके, कोसी प्रमंडल में कितना जिला आते हैं? 3 जिला आते हैं। तो दरभंगा और कोसी 3 जिला आते हैं प्रमंडल के अंतर्गत। ओके, पूर्णिया में कितने जिला आते हैं प्रमंडल के अकॉर्डिंग? तो 4 जिला आते हैं। पूर्णिया में 4 जिला आते हैं। ओके, पटना में कितना जिला आते हैं प्रमंडल के अकॉर्डिंग? तो वो 6 जिला आते हैं। कितना जिला आते हैं? 6 जिला आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, मगध में कितना जिला आते हैं? मगध एक प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है। तो जिला जो आते हैं वो 5 जिला आते हैं। जिला कितने आते हैं? 5 जिला आते हैं। ओके, अब देखिएगा, मुंगेर एक प्रमंडल है। मुंगेर एक प्रमंडल है, तो मुंगेर प्रमंडल के अकॉर्डिंग कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो मुंगेर और पटना सेम है, ये दोनों के अंतर्गत 6 जिला ही आते हैं। 6 जिला। ओके, और भागलपुर के अकॉर्डिंग, भागलपुर भी एक प्रमंडल के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसमें कितने जिले आते हैं? तो 2 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम क्या देखें? ये हम प्रमंडल और जिलों की संख्या देखें, कितने प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, ये हम देख लिए। अब हम देखने वाले हैं प्रमंडल का मुख्यालय। क्या देखेंगे? प्रमंडलों का मुख्यालय। जैसे कि सारण का मुख्यालय कहाँ है? सारण प्रमंडल का? तो छपरा। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। ओके, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? दरभंगा ही है। ओके, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा ही पड़ता है। ओके, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है सहरसा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। इस बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, बिहार पुलिस के एग्जाम में ही पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ याद करना पड़ेगा। ओके, वैसे हम लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे आप लोग को, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से और भी याद कर सकते हैं। ओके, बस हम बता देते हैं। तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा पड़ता है। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो पूर्णिया ही पड़ता है। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही पड़ता है। ओके, पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? पटना प्रमंडल का? तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय पड़ता है पटना ही। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही पड़ता है। ओके, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो वो गया पड़ता है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया पड़ता है। ओके, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो यही मुंगेर ही पड़ता है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही पड़ता है। ओके, और भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर ही पड़ता है। तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर पड़ता है, भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर पड़ता है, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया पड़ता है, पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही पड़ता है। तो ये 4 चीज आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दरभंगा का दरभंगा पड़ता है,
पूर्णिया का पूर्णिया पड़ता है, पटना का पटना पड़ता है, मुंगेर का मुंगेर पड़ता है, भागलपुर का भागलपुर ही पड़ता है। ओके, ये सब चीज आप याद रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, अब हम देखने क्या वाले हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम देखने वाले हैं बिहार के विशेष विविध, जैसे कि विविध में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिश शासन जब चल रहा था, ब्रिटिश शासन जब चल रहा था, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिस वक्त ब्रिटिश शासन चल रहा था। मतलब कि हम 1937 की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि 1937 में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, मुख्यमंत्री को ही हम लोग उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का दर्जा देते थे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे, मोहम्मद यूनुस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहार का प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उसके ऊपर हंसिएगा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को ही उस वक्त 1937 में प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता था। ओके, ये सब हंसिएगा नहीं। चलिए ठीक है, तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो कि 1937 में थे। उस समय मुख्यमंत्री को ही प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। ओके, अब देखिएगा, बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री कौन है, तो भोला प्रसाद शास्त्री। वैसे भी दलित लोग जो होते हैं वो भोले होते हैं। हम इसलिए बोले ये बात कि दलित लोग को इतना ना सताया जाता है कि वो बड़े लोगों के सामने से झुक के बात करते हैं, क्योंकि वो भोले होते हैं। तो आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ओके, तो बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री कौन है, तो भोला प्रसाद शास्त्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछ लिया आपसे, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफ्फर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फर। ओके, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछ लिया आपसे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। ओके, और महामाया प्रसाद सिन्हा जो है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के तो महामाया प्रसाद सिन्हा, और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछे तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाला मुख्यमंत्री, बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है सतीश प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम सबसे कम समय तक बनने वाला मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन है, तो अभी भी वही मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जो है बिहार में सबसे लंबा कार्यकाल की श्रेणी में मुख्यमंत्री में वो आते हैं। तो बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, ये पहली बार मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने थे। कितने दिनों के लिए, तो 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के लिए जो है पहली बार नीतीश कुमार जो है 2000 ईस्वी में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री चुने गए थे, बने थे। ओके, अब देखिएगा, नीतीश कुमार अभी तक कितने बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं, नीतीश कुमार अभी तक कितने बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 25 में तो चुनाव हो जाएगा, तो 2024 तक नीतीश कुमार जो है कितने बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा 9 बार।
कितने बार? 9 बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं 2024 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, दूसरी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, पहला अगर पूछेगा तो नीतीश कुमार मारिएगा, अगर दूसरा पूछ लिया तो दूसरा सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो बने थे वो बने थे श्री कृष्ण सिंह। कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। दूसरी सबसे लंबे समय के कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, कितना दिन और कितना वर्ष? तो 17 वर्ष 52 दिन तक जो रहे थे श्री कृष्ण सिंह रहे थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ लिया आपसे तो सर जेम्स शिफ्टन, सर जेम्स शिफ्टन। ठीक है, ब्रिटिश शासन पूछ रहा है, ब्रिटिश शासन में प्रथम राज्यपाल पूछ लिया 1935 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सर जेम्स शिफ्टन को बनाया गया था ब्रिटिश शासन में, जेम्स शिफ्टन को पहली बार राज्यपाल। ओके, अब देखिएगा, उसके बाद पूछेगा स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्र बिहार का पूछेगा तब आप क्या मारेंगे? जयराम दौलत राम, जयराम दौलत राम। ये सब क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है बीपीएससी में। तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ लिया तो जयराम दौलत राम, लेकिन ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ लिया तो सर शिफ्टन मार सकते हैं, सर जेम्स शिफ्टन 1935 में। लेकिन स्वतंत्र में पूछ लिया तो जयराम दौलत राम मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितना बार लग चुका है? बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? तो वो 8 बार लगा है। बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? 8 बार लगा है। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। 2005 में अगर पूछ लिया, 2005 में कि बिहार के सीएम कौन थे 2005 में, तो राबड़ी देवी मारिएगा, बिहार के सीएम राबड़ी देवी मारिएगा। ठीक है, और समझिएगा ध्यान से कि 8वीं बार मतलब कि 8 बार जो लगे हैं तो वो समझते हैं ध्यान से। ठीक है, देखिएगा, यहां से लेते हैं। देखिए, 8 बार लगा बिहार में राष्ट्रपति शासन, लगाना है तो समझिएगा, पहली बार अगर पूछेगा तो पहली बार लगा था 1968 में राष्ट्रपति शासन बिहार में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? मतलब कि 1968 में तो नित्यानंद कानूंगो, नित्यानंद कानूंगो के कार्यकाल में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है, और सीएम अगर पूछ लिया 1968 में सीएम कौन थे तो भोला प्रसाद शास्त्री, भोला प्रसाद शास्त्री 1968 में सीएम थे। इसी के दरमियान में मतलब इसी कार्यकाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, 8वीं बार जो लगा था, मतलब 8वीं बार मतलब लास्ट बार जो लगा था राष्ट्रपति शासन, ये 2005 में लगा था। कब लगा था? 2005 में लगा था 8वीं बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, याद रखिएगा। और 8वीं बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 2005 में, 2005 में उसमें राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो बूटा सिंह। राज्यपाल कौन थे? बूटा सिंह। राज्यपाल पूछेगा तो बूटा सिंह, और सीएम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? राबड़ी देवी। क्या बोलेंगे? राबड़ी देवी सीएम थी। ओके, पहली महिला सीएम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से देखते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ लिया आपसे तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर। ठीक है, सर एडवर्ड मेनास डेस जेम्स केमियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन थे? तो यह थे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनास डेस जेम्स केमियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो सर सैयद फजल अली। सर सैयद फजल अली जो थे ये कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। भारतीय इंडियन सीजीआई पूछ रहा है, मतलब पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो क्या बोलेंगे? सर सैयद फजल अली, सर सैयद फजल अली थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहार के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या हो गया? मतलब भारतीय के बारे में बोल रहा है, मतलब कि
सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तो क्या किसे बोलते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बिहार के सुप्रीम कोर्ट में जो प्रथम सुप्रीम कोर्ट में जो प्रथम बार बिहार के प्रथम सीजीआई बने थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने थे बिहार के, वो कौन बने थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो ये भारत के प्रथम कौन बने थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे जो कि बिहार के थे। ओके, अब देखिएगा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे रामदयालु सिंह। ये बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति पूछ लिया आपसे तो राजीव रंजन प्रसाद। और अभी वर्तमान में बिहार विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है? तो 75, याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद में सीट की संख्या 75 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पूछा गया है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन थे? तो वह थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी 1972 ईस्वी में जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। ये उर्वशी कब लिखे थे? 1972। इसी के लिए जो है इसको रामधारी सिंह दिनकर को प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके, अब देखिएगा प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता, प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या थे? तो वह थे रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा को जो है प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता के रूप में घोषित किया गया था। ओके, अब देखते हैं बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है बिहार बंधु। ये कब लिखा गया था? 1874 ईस्वी में लिखा गया था और यह साप्ताहिक पत्रिका था और इसके संपादक कौन थे? तो केशव राम भट्ट जो है बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, ये कब लिखा गया था बिहार बंधु? तो 1874 में लिखा गया था, जो कि बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो और कंटेंट आप तक पहुंच सके। ये बिहार स्पेशल हम चला रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा कि बिहार स्पेशल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, स्पेशली वो एग्जाम के लिए जो एग्जाम बिहार में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि बिहार पुलिस हो जाए, बीपीएससी हो जाए, स्टेट लेवल जो भी एग्जाम है, तो बिहार से क्वेश्चन गिरते ही गिरते हैं। तो अभी सामने में कौन सा एग्जाम है? बिहार पुलिस है, इसमें भी क्वेश्चन गिराते हैं बिहार से। और सामने में जो सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं बीपीएससी का, ठीक है, वो स्टेट लेवल एग्जाम जो है उसमें बिहार का गिराते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। इसीलिए बिहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाला जो वैकेंसी है बिहार दौरा का उसमें भी बिहार से क्वेश्चन गिराते ही हैं। तो बिहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को पढ़ना ही चाहिए बिहार स्पेशल। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए बिहार स्पेशल हम पढ़ रहे थे, ये बिहार स्पेशल का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। ठीक है, देखिए हम पढ़ने वाले हैं बिहार के बारे में। पहला क्वेश्चन है मेरा, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? बिहार बंधु। बिहार बंधु को जो है 1874 ईस्वी में केशव राम भट्ट के द्वारा इसको संपादित किया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पूछेगा तब क्या मारेंगे आप? तो दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सर्वहितैषी को कब प्रकाशन किया गया था? 1890 में किया गया था। कब किया गया था? 1890 में किया गया था। ओके, बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका कौन सा है? तो द बिहार हेरोल्ड है। इसको प्रकाशन कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। इसके संपादक कौन है? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है द बिहार हेरोल्ड का संपादन किया गया था। ओके, आगे देखते हैं, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? द सर्च लाइट। 1918 में इसको
संपादन किया गया था, संपादित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पूछेगा, देखिए दैनिक लग गया है, ठीक है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र पूछेगा तब मारिएगा द सर्च लाइट, जो कि 1918 में इसको प्रकाशन किया गया था। लेकिन बिहार का प्रथम सिर्फ अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका पूछेगा तब मारेंगे आप द बिहार हेरोल्ड, जिसके संपादक गुरु प्रसाद सेन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? नूर अल अनवर, नूर अल अनवर, ठीक है, अनवर, नूर अल अनवर, ठीक है। इसको संपादन कब किया गया था? संपादित तो 1876 में, सॉरी 1876 में, ठीक है। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा है? नूर अल अनवर, 1876 में इसको संपादित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हिंदू रिव्यू के संपादक कौन है? हिंदू रिव्यू के संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है हिंदू रिव्यू का प्रकाशन किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं द इंडियन समाचार पत्र की स्थापना, द इंडियन समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा, महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना। कहां से? पटना से। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना, बिहार में जो प्रथम हिंदी छापाखाना खोला गया था तो वह कौन से थे? हिंदी छापाखाना का नाम क्या था? तो बिहार हिंदू प्रेस, मतलब बिहार बंधु प्रेस, बिहार बंधु प्रेस को खोला गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का प्रथम नगर पालिका, बिहार का प्रथम नगर पालिका कहाँ खोला गया था? तो वह आरा में। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन है? आपसे पूछेगा बिहार में प्रथम नगर पालिका जो बना था, ठीक है, वो कहाँ बना था? तो क्या बोलेंगे? आरा में बना था। कहाँ बना था? आरा में बना था। ओके, आगे देखते हैं बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? तो रॉल्फ फिच थे। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? रॉल्फ फिच थे। ये 1587 ईस्वी में अकबर के समय आए थे। ओके, आगे देखते हैं बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसकी लंबाई बिहार में जो है 445 किलोमीटर है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई जो है बिहार में 445 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत में ओवरऑल अगर पूछेगा गंगा नदी की लंबाई तो 2525 किलोमीटर मारिएगा। गंगा की सहायक नदी कौन सी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। कोसी नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को। ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। ओके, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जो कि पटना में है। यह बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ओके, आगे देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो पटना रेलवे जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछेगा तो पटना रेलवे जंक्शन मारिएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछेगा तो हावड़ा रेलवे जंक्शन मारिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सोनपुर प्लेटफॉर्म है। सोनपुर प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? तो सोनपुर बिहार है। सोनपुर बिहार, ठीक है, हरिद्वार मेला इसे बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु है, जो कि पटना में। इसकी लंबाई कितनी है? तो 5.75 किलोमीटर, 5.75 किलोमीटर जो है महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी क्लासेस को जो है जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी नए हैं। ओके, आगे देखते हैं बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन खोला गया था? तो बरौनी रिफाइनरी खोला गया था। ठीक है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? तो क्या बोलेंगे? बरौनी रिफाइनरी है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना। इसकी शुरुआत जो है 1874 में किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका शुरुआत जो है 1874 में किया गया था। आगे देखते हैं बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो गंडक नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का प्रथम तारामंडल कौन सा है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल। इंदिरा गांधी तारामंडल जो है बिहार का प्रथम तारामंडल है,
जो कि पटना में है, लेकिन दूसरा तारामंडल पूछेगा तो दरभंगा में है। बिहार का प्रथम तारामंडल कौन सा है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल है जो कि पटना में, ये प्रथम है। ओके, और दूसरा पूछेगा तो जो कि दरभंगा में है तारामंडल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय, आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1917 में किया गया था। ओके, आधुनिक मतलब मॉडर्न तरीका से, मॉडर्न में, ठीक है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय है, पटना यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी, कोई दिक्कत नहीं। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किए थे? तो क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए थे, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मगध विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मगध विश्वविद्यालय। ये चीज भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार का प्रथम कॉलेज, बिहार का प्रथम कॉलेज कौन सा खोला गया था? तो पटना कॉलेज। पटना कॉलेज जो है ये बिहार का प्रथम कॉलेज है। इसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को खोला गया था ये, ठीक है। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज, इसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज, बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कौन है? तो पटना मेडिकल कॉलेज, जिसे पीएमसीएच हम बोलते हैं। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी को किया गया था। पीएमसीएच की स्थापना 1925 ईस्वी को किया गया था, जो कि बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। तो गर्म बोले या ठंडा बोले, दोनों गया ही मारना है। ओके, गर्म जिला बोले या ठंडा जिला बोले, दोनों गया ही मारना है। मतलब जहां ठंड होगा वहां गर्मी भी ज्यादा होता है, ये चीज आपको याद रखना है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कम पूछेगा तो औरंगाबाद, ज्यादा पूछेगा वर्षा वाला तो किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण को जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला घोषित किया गया है क्षेत्रफल में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार का, ठीक है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो शिवहर। शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए, जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना है। जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला वाला बिहार का कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? पटना है, ठीक है, पटना जिला है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कौन सा? तो पटना है। आगे देखते हैं, सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या में? तो शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा जिला जो है यह बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोल रहा है, देखिए घनत्व वाला बोल रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा तो क्या बोलेंगे? शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा तो क्या बोलेंगे? शिवहर बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो कैमूर है। देखिए नोट में हम क्या लिखे हैं, भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट। द बंगाल गजट को जो है भारत का पहला समाचार पत्र घोषित किया गया था। ठीक है, कब? 1780 ईस्वी में। इसके संपादक कौन है? तो जेम्स हिक्की। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट। इसके संपादक कौन है? जेम्स हिक्की है। इसको कब प्रकाशन किया गया था? 1780 में प्रकाशन किया गया था। कहां से? कोलकाता से किया गया था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? उदंत मार्दन। उदंत मार्दन को जो है किसके द्वारा संपादन किया गया था? जुगल किशोर। जुगल किशोर के द्वारा जो है 1826 में इसको प्रकाशन किया गया था। तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछेगा तो उदंत मार्दन। इसके संपादक कौन है? जुगल किशोर। ठीक है, कब किया गया था प्रकाशन? 1826 में। लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो द बंगाल गजट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो द बंगाल गजट, लेकिन भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछे तो क्या बोलेंगे? उदंत मार्दन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को ये कंटेंट पसंद आया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, यह जो है बिहार का करंट अफेयर है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग जो है छोड़िएगा नहीं। पीपीएससी एग्जाम या फिर बिहार पुलिस एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए भी काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, लेकिन अभी फिलहाल तो एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, किसका? तो बिहार पुलिस का, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग चुकिएगा नहीं। ओके, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार है। ओके, और याद रखिएगा कि बिहार के अगर राज्यपाल पूछ लिया आपसे तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल जो है वो है आरिफ मोहम्मद खां। कौन है? आरिफ मोहम्मद खां। आरिफ मोहम्मद खां जो है पहले केरल के राज्यपाल थे, वहां से ट्रांसफर होके जो है कहां के राज्यपाल बने हैं अभी? तो बिहार के राज्यपाल बने हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, ये राज्यपाल की अगर बात आ गया तो राज्यपाल, एक चीज याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति होता है, नियुक्ति, और ये कौन करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो क्या बोलेंगे? विपुन मनुभाई पंचोली। विपुन मनुभाई पंचोली जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ओके देन, आगे गृह मंत्री कौन है बिहार के? बिहार के गृह मंत्री कौन है? तो वो है नीतीश कुमार। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों नीतीश कुमार ही हैं। ओके, याद रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार के? तो स्वास्थ्य मंत्री जो है ये मंगल पांडे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, कृषि मंत्री कौन है बिहार के? तो बिहार के कृषि मंत्री अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? तो बिहार के कृषि मंत्री जो है वह है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा जो है बिहार के कृषि मंत्री हैं। ओके, आगे देखते हैं, सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्री कौन है बिहार के? सहकारिता मंत्री कौन है? तो प्रेम कुमार। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार। सहकारिता मंत्री कौन है? प्रेम कुमार है। ओके, आगे देखते हैं, खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन है बिहार के? तो बिहार के खेल मंत्री पूछ लिया अगर आपसे तो याद रखिएगा सुरेंद्र मेहता। कौन है? सुरेंद्र मेहता जो है ये खेल मंत्री है, सुरेंद्र मेहता। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वह है प्रेम कुमार। पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रेम कुमार है। पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार। ओके, पर्यटन मंत्री पूछ लिया आपसे कि पर्यटन मंत्री कौन है बिहार के? तो क्या बोलेंगे? नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा जो है बिहार के पर्यटन मंत्री हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, वित्त मंत्री कौन है? बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो है बिहार के वित्त मंत्री हैं। ओके, और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी जो है सम्राट चौधरी ही हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, परिवहन मंत्री। बिहार के परिवहन मंत्री कौन है? तो क्या बोलेंगे? विजय चौधरी। बिहार के परिवहन मंत्री कौन है? तो क्या बोलेंगे? विजय चौधरी। ओके, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो क्या बोलेंगे? श्रवण कुमार। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वो है श्रवण कुमार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2025 में किसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। इसमें तो बिहार सारा इंपॉर्टेंट है, बिहार वाला देखेंगे हम। ठीक है, और समझिएगा कि पद्म पुरस्कार की अगर बात बोलेंगे तो 2025 में जो है टोटल पद्म पुरस्कार जो है 139 लोगों को दिया गया।
टोटल पद्म पुरस्कार जो है 139 लोगों को दिया गया है। ओके, जिसमें कि पद्म विभूषण के बारे में बोलेंगे तो पद्म विभूषण जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कार में। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार तो क्या बोलेंगे, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण जो है कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल 7 लोगों को दिया गया है। 7 लोगों को दिया गया है 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार। ओके, आगे देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 19 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 19 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। ओके, पद्म श्री, यहां है पद्म श्री। पद्म श्री जो है कितने लोगों को दिया गया है 2025 में, तो 113 लोगों को, 113 लोगों को दिया गया है पद्म श्री। तो क्या क्या बोले, पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार में से सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोग को दिया गया है, पद्म श्री 113 लोग को दिया गया है। ओके, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री तीनों अगर मिला देंगे तो 139 लोगों को टोटल पुरस्कार दिया गया है। ओके, अब यहां से समझिएगा ध्यान से कि इसमें कुल महिला को कितना दिया गया है। पद्म पुरस्कार, टोटल पद्म पुरस्कार 139 लोगों को दिया गया था, कैटेगरी वाइज भी देखे थे हम। तो इसमें महिलाओं को कितना दिया गया है, महिलाओं को कितना दिया गया है, तो 23 महिला को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 23 महिला को। और विदेशी अगर पूछ लिया आपसे कितने विदेशी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा 10, याद रखिएगा 10 विदेशी लोग को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, महिला बोलेगा तो 23, ओके, और विदेशी बोल दिया तो 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब देखने वाले हैं हम लोग यहां से, देखिए कुल बिहारी, कुल बिहारी समझिएगा, कुल बिहारी में पद्म पुरस्कार में से कितने बिहारियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कितने बिहारी को मिला है, तो क्या बोलेंगे 7। ठीक है, 7 बिहारी को मिला है। ओके, जिसमें कि 13 को जो है मरणोपरांत मिला है, 13 मरणोपरांत मिला है। ओके, 13 को मरणोपरांत मिला है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए कुल बिहारी, ठीक है, तो कुल बिहारी में कितना पद्म पुरस्कार दिया गया है, 7 लोगों को दिया गया है। कितना लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को दिया गया है। मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया है बिहार के जो थे। ठीक है, आप समझिएगा कुल बिहारी में समझिएगा। तो पहले हम जानेंगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म पुरस्कार में। ठीक है, तो पद्म विभूषण कितने बिहारी लोग को दिया गया है, तो एक, मात्र 1 लोग को दिया गया है। ठीक है, वो किसे दिया गया है, तो शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यह जो है शारदा सिन्हा लोक गायिका है, लोक गायिका है। इसे बिहार का कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो बिहार कोकिला, बिहार का स्वर कोकिला अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे, शारदा सिन्हा। क्या बोलेंगे, शारदा सिन्हा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया है बिहारी में, तो 1 लोग को दिया गया है। तो पद्म विभूषण बोलेगा तो 1 लोग को दिया गया था, पद्म भूषण बोलेगा तो ये भी 1 लोग को दिया गया था। पद्म विभूषण जो है मात्र 1 को दिया गया है, वो है शारदा सिन्हा। और पद्म भूषण बोलेगा तो यही 1 व्यक्ति को दिया गया था। वो किसे दिया गया है, तो वो सुशील कुमार मोदी को। सुशील कुमार मोदी को जो है मरणोपरांत दिया गया है। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। सुशील कुमार मोदी को किस कार्य के लिए दिया गया था, तो सामाजिक कार्य के लिए। सामाजिक कार्य के लिए जो है इसे मरणोपरांत जो है सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा पद्म श्री। पद्म श्री कितना लोगों को दिया गया था, तो पद्म श्री जो है 5 लोग को दिया गया है। पद्म श्री 5 लोग को दिया गया है बिहारी में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल बिहारी की बात अगर बोलेंगे तो पद्म पुरस्कार से कितने बिहारी को सम्मानित किया गया है, तो 7 बिहारी को, जिसमें कि पद्म विभूषण जो है 1 व्यक्ति को दिया गया था, पद्म भूषण जो है 1 व्यक्ति को दिया गया था, पद्म श्री जो है 5 व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, तो 5 2 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। यहां से देखिए
पद्मश्री जो दिया गया था तो आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्मश्री 5 लोग को दिया गया था। पहला निर्मला देवी को दिया गया है, दूसरा हेमंत कुमार को दिया गया है। ओके, किस क्या का बोले, पहला निर्मला देवी को दिया गया है, दूसरा हेमंत कुमार को दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा ध्यान से। तीसरा किशोर कुणाल को दिया गया है। चौथा भीम सिंह भवेश को दिया गया है। फिर से बोल देते हैं, देखिए पद्मश्री कितना लोग को दिया गया है बिहारी में, तो 5 लोग को दिया गया है। पहला निर्मला देवी, दूसरा हेमंत कुमार, तीसरा किशोर कुणाल को, चौथा भीम सिंह भवेश को, भीम सिंह भवेश को, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां जो है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा एक एक करके कि इसे किस कार्य के लिए दिया गया है। तो पहला जो है निर्मला देवी, पहला निर्मला देवी को जो है सुजनी कला के लिए, सुजनी कला के लिए इसे दिया गया। मतलब कला एवं साहित्य में बात बोलेंगे तो कला के लिए जो है, सुजनी कला के लिए जो है निर्मला देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं दूसरा हेमंत कुमार। हेमंत कुमार को किसके लिए दिया गया है, तो मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के लिए दिया गया है हेमंत कुमार को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तीसरा है किशोर कुणाल। किशोर कुणाल को किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। भीम सिंह भवेश को किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सामाजिक कार्य के लिए। तो सामाजिक कार्य के लिए 2 व्यक्ति को दिया गया। ओके, एक किशोर कुणाल को और भीम सिंह भवेश को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है विजय नित्यानंद, विजय नित्यानंद सुरेश्वर, विजय नित्यानंद सुरेश्वर को जो है महाराज, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को जो है इसे भी जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो है जमुई के हैं, यह जो है जमुई के हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल पद्मश्री पुरस्कार की बात बोलेंगे तो बिहारी को 5 को मिला है, ठीक है, पद्मश्री, और 1 पद्म विभूषण और 1 पद्म भूषण, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यहां से अब हम देखने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहां से, ये चीज याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है 100% है कि यहां से गिरेगा। ओके, चाहे कोई भी शिफ्ट में गिरे लेकिन गिरेगा। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में बोलेंगे तो इसका आयोजन जो है मई 2025 में पहली बार बिहार में आयोजित हुआ है। पहली बार बिहार में आयोजित हुआ है क्या चीज, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, जिसमें कि 3 गो खेल जो है दिल्ली में हुआ था, 3 गो खेल दिल्ली में हुआ था। वो खेल का नाम याद रखना है क्योंकि 3 गो खेल दिल्ली में इसलिए हो गया, आयोजित करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो है ना बिहार में इसका सुविधा नहीं था, इसीलिए। पहला शूटिंग, दूसरा जिम्नास्टिक, तीसरा ट्रैक साइकिलिंग, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में समझते हैं ध्यान से। यह जो है 7वां संस्करण था, 2025 में जो आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ये कम्मा संस्करण था, तो ये 7वां संस्करण था, ठीक है। उद्घाटन के बारे में बोलेंगे तो उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किए थे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी किए थे उद्घाटन, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, शुभंकर क्या थे, शुभंकर क्या थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का, तो क्या बोलेंगे गज सी शुभंकर थे। गज का अर्थ होता है हाथी, सी का अर्थ होता है शेर, ठीक है, शेर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथी प्लस सी, हाथी प्लस शेर मिला के क्या कहलाते हैं, गज सी। तो शुभंकर क्या थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के, तो गज सी। ओके, थीम क्या था, थीम क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम क्या था, तो खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर था। कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के 5 शहर, बिहार के ऐसे 5 शहर थे जहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजित किए गए थे। पहला पटना थे, दूसरा राजगीर थे, तीसरा गया थे, चौथा भागलपुर थे, 5वां बेगूसराय थे। तो क्या बोले, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, ये सब 5 जगह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, इसमें प्रथम स्थान खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान कौन सा राज्य हासिल किया, तो क्या बोलेंगे महाराष्ट्र, क्या बोलेंगे महाराष्ट्र, ठीक है।
अब समझिएगा, महाराष्ट्र के बारे में बोलेंगे तो महाराष्ट्र जो है 58 गोल्ड मेडल जीता था, 58 जो है गोल्ड मेडल जीता, 47 सिल्वर जीता, 53 ब्रॉन्ज जीता। टोटल अगर बोलेंगे कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे रहा, टोटल जो है मेडल कितना जीता है तो 158 जीता, टोटल 158 जीता। दूसरा स्थान पे कौन रहे थे? दूसरा स्थान पे हरियाणा रहे, दूसरा स्थान पे हरियाणा रहे, ठीक है, जिसमें कि गोल्ड 39 जीते, 27 सिल्वर जीते और 51 ब्रॉन्ज जीते, 51 ब्रॉन्ज जीते। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा, दूसरा स्थान हरियाणा का रहा, उसके बाद आपको बिहार का स्थान हासिल करना है कि बिहार कितने नंबर पे रहे थे। तो बिहार जो है 15 नंबर पे रहे थे। बिहार कितने नंबर पे रहे थे? 15 नंबर पे रहे थे। बिहार 15 नंबर पे रहे थे खेलो इंडिया यूथ गेम में, ठीक है। बिहार का स्थान 15 नंबर पे था, जिसमें कि बिहार 7 गो गोल्ड जीता, ठीक है, 11 गो सिल्वर जीता और 18 गो ब्रॉन्ज जीता। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के देखेंगे तो टोटल 36 गो गोल्ड मेडल जीता था। तो बिहार का स्थान 15वां, पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा। ओके, तो महाराष्ट्र पहला, दूसरा हरियाणा, तीसरा बिहार, मतलब 15वां बिहार, ठीक है, 15 नंबर पे बिहार रहा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा आगे, 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ये कहां आयोजित हुआ था, ठीक है, कब आयोजित हुआ था वो समझिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है 28 जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था। इसका मेजबान राज्य के बारे में बोलेंगे तो मेजबान राज्य कौन रहा था? तो उत्तराखंड, मेजबान राज्य उत्तराखंड। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पे हुआ था? तो कहां पे हुआ था? उत्तराखंड में। लेकिन अगर 39वां अगर पूछ लिया आपसे तो 39वां याद रखिएगा कि मेघालय में होगा, 39वां मेघालय में, 38वां उत्तराखंड में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल के बारे में बोलेंगे तो इसका शुभंकर क्या रहा था? तो मोनाल पक्षी। 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोनाल पक्षी, मोनाल पक्षी। थीम क्या था? तो हरित खेल, हरित खेल जिसे बोलते हैं ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स। ओके, आप समझिएगा। आदर्श, आदर्श वाक्य क्या था? तो संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक जो है 38वां राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। थीम क्या था? हरित, हरित खेल। ओके, शुभंकर क्या रहा था? मोनाल पक्षी। आदर्श वाक्य क्या था? तो संकल्प से शिखर तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। इसमें प्रथम स्थान हासिल कौन किए थे? तो प्रथम स्थान जो हासिल किए थे वह महाराष्ट्र ही किए थे। लेकिन बिहार का आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार का हम पढ़ रहे हैं था, वह कितने रहे थे? तो वह रहे थे 29। बिहार का स्थान जो है कमा रहे थे, ठीक, कितने नंबर पे बिहार आए थे? तो 29 नंबर पे बिहार का स्थान रहे थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ये बिहार का करेंट अफेयर है। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, आज हम जानेंगे बिहार का भूगोल। ओके देन, अगर इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन करा है। ओके देन, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सारा प्ले लिस्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला टॉपिक, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। बिहार के प्रमुख जलप्रपात जैसे कि काकोलत, काकोलत जलप्रपात ये कहाँ है? बिहार के किस जिले में? तो आप क्या बोलेंगे? नवादा में, ठीक है। काकोलत जलप्रपात किस जिले में है? बिहार के नवादा में है। ओके, और ये कितना फीट ऊंचा है? तो क्या बोलेंगे? 160 फीट, 160 फीट ऊंचा है काकोलत जलप्रपात, जो कि बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके देन, आगे दुर्गावती, दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में है बिहार के? तो क्या बोलेंगे? रोहतास में है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो दुर्गावती जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा 260 फीट ऊंचा है। ओके देन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, धुआं कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात यह बिहार के किस जिले में है? तो क्या बोलेंगे? सासाराम एवं रोहतास में, सासाराम रोहतास में, ठीक है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? तो सासाराम रोहतास में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, माझर कुंड, माझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह है सासाराम रोहतास में, सासाराम रोहतास में, ठीक है। माझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। ओके, सासाराम रोहतास में है। आगे देखते हैं, तुतला, तुतला भवानी,
तुतला भवानी जलप्रपात किस जिले में है बिहार के? तो सासाराम रोहतास में ही है। ठीक है, तो क्या क्या बोले? धुआं कुंड, माझर कुंड, तुतला भवानी, ये सब जो है सासाराम और रोहतास में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। करकट, करकट जलप्रपात कहाँ है? तो ये कैमूर में है। ठीक है, करकट जलप्रपात कहाँ पे है? तो कैमूर में है, बिहार के कैमूर में है। ओके, आगे देखते हैं। जियाकुंड, जियाकुंड जलप्रपात कहाँ है? तो ये भोजपुर में है। जियाकुंड जलप्रपात कहाँ है? तो भोजपुर में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। कर्मनासा, कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार के बक्सर में है। कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार के बक्सर में है। ओके, आगे देखते हैं। हनुमान धार, हनुमान धार जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह है सिकरिया में। कहाँ है? सिकरिया में है। ओके, हनुमान धार जलप्रपात कहाँ है? तो सिकरिया में है। और यह जो है इसे बिहार का दिल कहा जाता है। बिहार का दिल जो है किस जलप्रपात को बोला जाता है? तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे हनुमान धार जलप्रपात को बोला जाता है बिहार का दिल। ओके, आगे देखते हैं। तामसिन, ठीक है, उससे पहले देखते हैं सुखलहरी। सुखलहरी जलप्रपात कहाँ है? तो यूपी और बिहार के सीमा पे है। सुखलहरी जलप्रपात कहाँ है? सुखलहरी यूपी और बिहार की सीमा पे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। तामसिन, तामसिन जलप्रपात कहाँ है? तो यह झारखंड और बिहार की सीमा पे है। तामसिन जलप्रपात झारखंड और बिहार की सीमा पे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। बिहार के प्रमुख झील। ओके, तो ये मेरा था जलप्रपात। अभी देखते हैं बिहार के प्रमुख झीलें। ओके, जैसे कि कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? तो यह जो है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, कांवर झील बेगूसराय में है और यह जो है बिहार का प्रथम रामसर साइट है और देश का 39वां रामसर साइट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का प्रथम रामसर साइट कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? कांवर झील, जो कि बेगूसराय में बिहार का प्रथम राम साइट खुला था। ठीक है, रामसर साइट। ओके, और देश का 39वां। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। कुशेश्वर, कुशेश्वर झील कहाँ है? तो दरभंगा जिला में है। ठीक है, कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा जिला में है। ओके, देन आगे देखते हैं। घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो यह जो है राजगीर नालंदा में है। राजगीर नालंदा में है। ओके, आगे देखते हैं। अनुपम झील, अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सिमरी झील, सिमरी झील बिहार के किस जिले में है? तो सहरसा में है। सिमरी झील सहरसा में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में है। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में है। ओके, जगतपुर झील भागलपुर में है। मोतिहारी झील कहाँ है? मोतिहारी झील तो मोतिहारी में ही है। मोतिहारी झील मोतिहारी में ही है। सोरैया मन, सोरैया मन झील कहाँ है? सोरैया मन झील कहाँ पे है? तो क्या बोलेंगे? बेतिया पश्चिम चंपारण में पड़ता है। सोरैया मन झील बेतिया पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। पिपरामन, पिपरामन झील कहाँ है? तो मोतिहारी में है। पिपरामन झील कहाँ है? तो मोतिहारी में है, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है। पूर्वी चंपारण में पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। नागी नकटी गढ़ी डैम, नागी नकटी गढ़ी डैम ये बिहार के किस जिले में है? तो ये जमुई जिले में है। क्या बोले? नागी नकटी गढ़ी डैम, नागी नकटी गढ़ी डैम ये जमुई में है, बिहार के जमुई जिले में है। ठीक है, आगे आगे देखने वाले हैं। बिहार के प्रमुख गर्म कुंड, बिहार के प्रमुख गर्म कुंड जो है वो देखेंगे। जैसे कि राजगीर में कौन कौन से गर्म कुंड है? तो याद रखिएगा। ब्रह्म कुंड, यह जो है ब्रह्म कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। ओके, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। उसका नाम क्या है? ब्रह्म कुंड है। ओके, जो कि बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। ओके, आगे देखते हैं। राजगीर में कौन सा कुंड है गर्म कुंड? तो यह जो है सप्तधारा, सप्तधारा जल कुंड जो कि गर्म जल कुंड है। ओके, आगे देखते हैं। मखदूम, मखदूम कुंड क्या क्या देखिए? सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड। ठीक है, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड ये सब जो है राजगीर में है। ओके, सूर्य कुंड ये भी राजगीर में है। नानक कुंड ये भी राजगीर में है। ओके, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। अब देखते हैं मुंगेर में कौन सा गर्म जल कुंड है। जैसे कि मुंगेर में फेमस याद रखिएगा। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। ओके, जो कि सबसे ज्यादा गर्म कुंड है, मतलब सबसे गर्म कुंड क्या बोलेंगे? तो लक्ष्मण कुंड जो कि मुंगेर में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मुंगेर में ये भी मुंगेर में ही है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर में है। सिंगार कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड
श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में है। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में है, ठीक है। पंचतंत्र कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में है। सीता कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में है। ऋषि कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में है। भीम बांध कहाँ है? तो मुंगेर में है। भरारी कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुंगेर में कौन कौन है? लक्ष्मण कुंड जो सबसे गर्म कुंड है, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतंत्र कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड, ये सब के सब जो है मुंगेर में ही है। ओके, मुंगेर में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं गया में कौन सा है। गया में कौन सा गर्म कुंड है वो देखते हैं। अग्नि कुंड कहाँ है? गया में है। अग्नि कुंड गया में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, आप समझिएगा 12 गो वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक वो राष्ट्रीय उद्यान है, 12 गो वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक टाइगर रिजर्व है। ओके, कहाँ पे? तो बिहार में। अब समझिएगा, अभ्यारण्य समझते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। इसमें बिहार का सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का सबसे घने वन किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बिहार का सबसे घने वन। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। मुंगेर में है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? तो गया में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय में। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है। इसके बारे में पहले भी देख चुके थे। कांवर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बेगूसराय में है, यह बिहार का प्रथम रामसर साइट है और इसे दर्जा कब मिला था? 2020 में मिला था और देश का 39वां रामसर साइट है। तो देश का 39वां रामसर साइट क्या बोलेंगे? कांवर वन्यजीव अभ्यारण्य। और बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बेगूसराय में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो रोहतास कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो रोहतास कैमूर में है। ओके, आगे देखते हैं नागी बांध पक्षी बिहार। नागी बांध पक्षी बिहार कहाँ है? ओके, नागी बांध पक्षी बिहार कहाँ है? तो जमुई में है। नागी बांध पक्षी बिहार कहाँ है? तो वह जो है जमुई में है और यह सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जमुई में है, जो कि नागी बांध पक्षी बिहार है। ओके, नकटी डैम बांध कहाँ है? तो जमुई में है। नकटी डैम बांध कहाँ है? तो जमुई में है और यह जो है कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है? तो 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक यह फैला हुआ है। 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। कौन? तो नकटी डैम बांध जो कि जमुई में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? आ रहा होगा, उम्मीद है कि। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वेलोसिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। और जो भी कराते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराते हैं ताकि एग्जाम में लड़ने की संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए यह जो है बिहार स्पेशल का लेक्चर नंबर कितना है? तो लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप लोग 1 से लेके 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं और वही क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम देखने वाले हैं बिहार में नदियों के किनारे बसे शहर। मतलब कि बिहार के कौन से जिले किस नदी के किनारे स्थित है वो हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग का लेक्चर छूट गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो प्लेलिस्ट डाल देंगे बिहार स्पेशल का। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बिहार में क्या है? कौन से जिला किस नदी के किनारे स्थित है? समझिएगा, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिएगा, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से जिले स्थित हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ देखिएगा,
पटना हो गया, बाढ़ हो गया, मोकामा हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, बहरिया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर, बक्सर। ठीक है, ये सब जो है गंगा नदी के किनारे बसा जिला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बोल देते हैं। पटना, बाढ़, मोकामा, पटना, बाढ़, मोकामा, बेगूसराय, लखीसराय, बरहिया, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, ये सभी जिले जो है कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी शहर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ देखते हैं छपरा। छपरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्या बोलेंगे? घाघरा। सब छपरा जो है घाघरा नदी किनारे बसा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाजीपुर, हाजीपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो गंडक नदी किनारे बसा हुआ है। हाजीपुर गंडक नदी किनारे बसा हुआ है। ओके, सोनपुर, सोनपुर जो बिहार में पड़ता ही है, सारा तो बिहारे का देख रहे हैं, सब जिला बिहारे का है। तो सोनपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो गंडक नदी किनारे स्थित है। सोनपुर गंडक नदी किनारे स्थित है। ओके, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में लीची काफी फेमस है मुजफ्फरपुर का, ये चीज भी आपको याद रखिएगा। ओके, अब देखिएगा मुजफ्फरपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी किनारे स्थित है। सोनपुर बोलेगा तो गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बोलेगा तो बूढ़ी गंडक नदी किनारे स्थित है। ओके, आगे देखते हैं दरभंगा। दरभंगा किस नदी किनारे स्थित है? तो बागमती, दरभंगा बागमती नदी किनारे स्थित है। बागमती, बागमती दरभंगा नदी किनारे स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। गया, गया किस नदी किनारे स्थित है? तो फल्गु, गया फल्गु नदी किनारे स्थित है। गया फल्गु नदी किनारे स्थित है। फतुआ, फतुआ किस नदी किनारे स्थित है? फतुआ, तो क्या बोलेंगे? फतुआ जो है ये पुनपुन तथा गंगा नदी किनारे स्थित है। पुनपुन और गंगा नदी के किनारे स्थित जो जिला है वो क्या है? तो फतुआ, फतुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बिहार की नदी घाटी परियोजना। अब हम क्या देखने वाले हैं? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। आप समझिएगा, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसका जो निर्माण किया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना का 1948 में इसका निर्माण किया गया था, जो कि भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए बिहार का सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना बिहार का पूछा गया है। बिहार का प्रथम एवं पुरानी, सबसे पुरानी जो है नदी घाटी परियोजना जो है ये कौन से हैं? तो क्या बोलेंगे? सोनपुर नदी घाटी परियोजना। सोनपुर नदी घाटी परियोजना जो है बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया था, तो क्या बोलेंगे? 1874 में। 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था, जो कि बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना की बात बोलेंगे तो बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये 3 गो बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बिहार की कितनी बहुउद्देशीय परियोजना है? 3 गो नदी घाटी परियोजना है, वो आपको याद रखना है। तो पहला है सोन, पहला क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना। सोन जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, दूसरा क्या है? गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। तीसरा क्या है? कोसी, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। तो बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना कितना है? 3 गो है, सोन, गंडक, कोसी, सोन, गंडक, कोसी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। पहला देखते हैं हम लोग सोन नदी घाटी परियोजना, ये वाला देखते हैं। अब समझिएगा सोन नदी घाटी परियोजना की बात बोलेंगे तो यहां ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सोन नदी घाटी परियोजना, देखिए यह बिहार का सबसे पुराना
एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है, मतलब प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये बिहार का सबसे पुराना एवं प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो सोन नदी घाटी, मतलब नदी बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, आप समझिएगा, इसका निर्माण जो किया गया था 1874 में किया गया था। 1874 में किया गया था सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। ओके, जो बिहार का प्रथम एवं पुराना बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, 1874 में यह जो है टेहरी एवं रोहतास में इसका परियोजना का निर्माण किया गया था। ओके, अब देखिएगा, टेहरी में बरून के पास जो है सोन नदी पर बांध बनाकर दो गो जो है रास्ता खोल दिया गया था। दो गो रास्ता खोला गया था, दो गो नहर जो है रास्ता खोल के अलग अलग दिशा में बांध दिया गया था। एक था पूर्वी, एक था पश्चिमी, एक था पूर्वी, एक था पश्चिमी। पूर्वी नहर जो खोला गया था, तो पूरब से जो भी सोन नदी बहती है, पूरब से जो भी सोन बहुउद्देशीय परियोजना बहती है, तो वो किस किस जिले से होके जाती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब से सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो बहती है, ये किस किस जिले से होके जाती है? तो क्या बोलेंगे? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। क्या क्या बोले? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। ठीक है, ये पूर्वी सोन नहर जो है ये सब जिले से होके जाती है। अब देखते हैं पश्चिमी सोन नहर। ओके, पश्चिमी सोन नहर जो है किस किस जिले से होके जाती है? तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया आदि। ये सब रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, ये सब जो है पश्चिमी सोन नहर बहुउद्देशीय परियोजना ये सब जिले से होके जाती है। और पूर्वी पूछ लिया तो ये सब। ओके, पूर्वी में क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो था ये किस डैम पे बनाया गया? तो डेहरी में बनाया गया था, डेहरी डैम पे, और ये रोहतास जिले में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में जो बनाया गया था, तो इसमें दो नहर खोला गया था, एक पूर्वी साइड, एक पश्चिमी साइड। पूरब साइड से ये सब जिला गुजरता है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। और पश्चिमी साइड से जो है पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि ये सब जिले गुजरते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे। सोन नदी के पास दो जल विद्युत केंद्र है। सोन नदी के पास जो है दो गो जल विद्युत केंद्र है। जल विद्युत केंद्र का अर्थ ये हुआ कि जहां से बिजली तैयार होती है। ठीक है, तो जल विद्युत केंद्र, जल के द्वारा, टरबाइन के द्वारा ये सब बिजली तैयार किया जाता है ना। तो वही चीज है कि सोन नदी के पास जो है जो दो गो जल विद्युत केंद्र है। ओके, पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र। पहला क्या है? डेहरी जल विद्युत केंद्र। यहाँ बिजली तैयार कितना होता है? तो 6.6 मेगावाट, 6.6 मेगावाट तक की बिजली तैयार होती है। किस डैम से? तो डेहरी जल विद्युत केंद्र से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं बरून। दूसरा क्या है? बरून जल विद्युत केंद्र से कितना मेगावाट बिजली तैयार होती है? कितना मेगावाट? तो क्या बोलेंगे? 3.3 मेगावाट बिजली तैयार होती है। किससे? बरून जल विद्युत केंद्र से। और 6.6 मेगावाट तैयार होती है डेहरी जल विद्युत केंद्र से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है सोन नदी के पास जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया था। ओके, आगे देखते हैं दूसरा क्या देखने वाले हैं? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा क्या है? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, दूसरा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। अब ध्यान से समझिए गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। अब देखिएगा, यह जो है भारत एवं नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना का क्या नाम है? तो क्या बोलेंगे? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लाभ, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का जो लाभ है ये किसको किसको मिलता है? तो बिहार को मिलता है, यूपी को मिलता है, नेपाल को मिलता है। ये सब जो है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ किसको किसको मिलता है? बिहार, यूपी, नेपाल, ये दोनों को मिलता है, ये तीनों को। ओके, अब देखिएगा, इस परियोजना के लिए जो है 1959 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के लिए
कब? तो 1959 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। तो गंडक परियोजना के लिए नेपाल के साथ समझौता कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। लेकिन इस परियोजना का कार्य प्रारंभ कब हो गया? तो 1960 से यह प्रारंभ हो गया। 1960 से प्रारंभ हो गया। 1959 में समझौता हुआ, 1960 से यह गंडक परियोजना की ये शुरुआत हो गया। ओके, अब देखिएगा, अब देखने वाले हैं वाल्मीकि नगर के पास। वाल्मीकि नगर के पास जो है ये इस बांध से, मतलब कौन सा बांध से? वाल्मीकि नगर के पास जो है इस बांध से त्रिवेणी नहर निकलती है। ठीक है, वाल्मीकि नगर के पास किस बांध से? तो गंडक, वो जो है वाल्मीकि नगर से इस बांध से क्या निकलती है? तो त्रिवेणी नहर निकलती है। वाल्मीकि नगर के पास जो है इस बांध से क्या निकलती है? त्रिवेणी नहर निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? तो वाल्मीकि नगर के पास जो है त्रिवेणी नहर निकलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाले हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, यह परियोजना भी जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, ये सब भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ओके, याद रखिएगा। इस परियोजना की स्थापना 1953 में किया गया था। इस परियोजना की स्थापना कब किया गया था? 1953 में किया गया था और 1954 में लागू हो गया था। 1954 में लागू हो गया था। ठीक है, स्थापना बोलेगा कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना तो 1953 में, 1954 में लागू हो गया था। और इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में, ठीक है, किस परियोजना के तहत? कोसी परियोजना के तहत जो है हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था। नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था। ओके, आप समझिएगा। और इस परियोजना से दो नहर निकाली गई थी। इस परियोजना से दो नहर निकाले गए थे, मतलब कोसी परियोजना से दो नहर निकाली गई थी। अब समझिएगा, दो नहर निकाली गई थी। एक था पश्चिमी कोसी, एक था पूर्वी कोसी। एक था पश्चिमी कोसी, एक था पूर्वी कोसी। ओके, दो नहर निकाली गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, एकदम 100% कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, एकदम चूक नहीं सकता है। देखिए क्या देखने वाले हैं, बिहार का जीआई टैग, किसको जीआई टैग मिला था ये समझते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग जो कि मिथिला की है, इसको जीआई टैग दिया गया था। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की फेमस जगह मिथिला की है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ओके, तो मधुबनी पेंटिंग को क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। एक और है मंजूषा आर्ट जो कि भागलपुर का फेमस आर्ट है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ओके, सिलवासा मतलब क्या है? सिलाव खाजा जो है इसको जीआई टैग दिया गया था, जो कि सिलाव नालंदा में पड़ता है। ये सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया था। तो किसको जीआई टैग दिया गया था? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा आर्ट, सिलाव खाजा, ये सब को जो है जीआई टैग किया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जर्दालू आम जो है भागलपुर में फेमस है, तो जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया था। ये चीज भी आपको याद रखना है, जर्दालू आम को दिया गया है। कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया, जो कि भागलपुर में कतरनी चावल जो बनाए जाते हैं वो काफी फेमस है, तो उसके लिए जीआई टैग दिया गया था कतरनी चावल को। मगही पान, ये औरंगाबाद में फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ओके, मगही पान को जो औरंगाबाद में है। शाही लीची मुजफ्फरपुर में ज्यादा फेमस है, और इसको जो है जीआई टैग दिया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा आगे। मिथिला का जो मखाना है ये दरभंगा में पड़ता है। ठीक है, मिथिला का जो मखाना दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसको जीआई टैग दिया गया था। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था, ये चीज भी याद रखिएगा। मरचा धान से ही चूड़ा बनता है, तो मरचा धान या चावल, मरचा धान या चूड़ा, इसको जीआई टैग दिया गया था। और मरचा चूड़ा जो है ये पश्चिमी चंपारण में फेमस है। मरचा चूड़ा पश्चिमी चंपारण में फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ओके, जो भी कराते हैं एग्जाम के बेसिस पे कराते हैं, ताकि एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।